नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी एंड बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्व प्रश्न पत्र करेंगे, जो लास्ट ईयर 2021 में हुआ था इसका एंट्रेंस एग्जाम। तो इस प्रश्न पत्र को करके हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म निकले हुए हैं, जो इसी मंथ जनवरी में एग्जाम होगा, जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च मैथोलॉजी से 25 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसी पर्पज से मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सॉल्व प्रश्न पत्र करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और उनसे भी गुजारिश है जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो पहला प्रश्न रिसर्च मैथोलॉजी से है, आपके सामने है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है, इसीलिए आधे प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। तो प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है। एक ऐसी स्थापना जिसे विशेषकर आक्षेपों से मुकृत सतर पर प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हो, यह परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है, ये बताना है आपने। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें शोध, शोध प्रबंध, समीक्षा, आलोचना है। तो ये किसके संदर्भ में कही गई है, तो शोध प्रबंध के संदर्भ में कही गई है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे है, भाषा वैज्ञानिक शोध की कितनी प्रमुख पद्धतियां मानी जाती हैं, तो 4 पद्धति मानी जाती है। यहाँ पे विकल्प 3 जो है ऑप्शन वो सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी अनुसंधान का विस्तार एवं विकास काल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है 1937 से 1947। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का प्रधान प्रयोजन किसे माना जाता है, प्रधान प्रयोजन, तो ये ज्ञान विस्तार को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध संरचना के घटकों का अंग नहीं है, तो ये है पुनर्पाठ। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सैंपलिंग का अनिवार्य लक्षण नहीं है इन 4 विकल्प में से, तो 4 विकल्प देखिए दिया हुआ है, तो मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो विकल्प पढ़ने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इनके विकल्प को आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो सैंपलिंग का अनिवार्य लक्षण जो नहीं है वो है कल्पना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, समानता शोध की कितनी पद्धति मानी गई है, तो ये कुल 7 पद्धति मानी गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न है, शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रमुख प्रकारों के किस भेद को स्वीकार किया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, तो इसको आप नज़रअंदाज करिएगा। प्रश्न इसी तरह से पूछे गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो किस भेद को स्वीकार किया गया है, शोध के प्रमुख विषयगत और दृष्टिगत भेद को स्वीकार किया गया है, जिसमें विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, शोध क्षेत्र में अनुसंधान का मूल अर्थ क्या है, तो मूल अर्थ है टूटे बिखरे सूत्रों को जोड़ना। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न है, शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार कौन सा है, तो प्रमुख प्रकार उपकल्पनाओं का है जटिल उपकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो शोध मैथोलॉजी से रिलेटेड मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। आगे है, दुर्खिम के अनुसार शोध प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता कौन सी है, तो सार्वभौमिकता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली का पाठ नामक शोध प्रबंध किस प्रकार के अनुसंधान का परिचायक है, तो ये है पाठ्य अनुसंधान का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ यहाँ पे।
मुझे खुद नहीं दिख रहे इसके सारी लाइनें। हाँ, आगे है, शोध कार्य के समय प्रामाणिकता के स्वरूप को हृदयगम करने के लिए सर्वप्रथम अप्रामाणिकता के स्वरूप और उससे संबंध आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सत्य का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम में भी जो शोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लेवल भी बहुत हाई कर दिए हैं। देख ही सकते हैं आप जिस तरह से नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से बेहतर तैयारी करनी है। शोध क्षेत्र की मूल सामग्री से संबंधित शोध ग्रंथ तथा समालोचना ग्रंथ, शोध दृष्टि से संबंधित सैद्धांतिक अथवा शास्त्रीय ग्रंथ शोध प्रक्रिया में किसके निर्धारण तत्व माने जाते हैं? तो ये रूपरेखा के माने जाते हैं। विकल्प रूपरेखा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे है, शोध के अंतर्वर्ती तत्व कितने माने गए हैं? तो ये 6 माने गए हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध के तत्व की जब विवेचना की जाती है तो आधारभूत तत्व किसे माना जाता है? तो उपर्युक्त समस्त को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मानी जाती है, इसे शोध की दार्शनिक चेतना भी कहा जाता है। यह निष्कर्षों को तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अब यह प्रस्तुत अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मानी जाती है, इसे शोध की दार्शनिक चेतना भी कहा जाता है। यह निष्कर्षों को तर्क संगत माना जाता है। तो किस पद्धति में माना जाता है? तो ये आलोचनात्मक पद्धति में माना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, समष्टि से व्यष्टि, तत्व से सतत की ओर उन्मुख पद्धति में दार्शनिक चिंतन के लिए कौन सी पद्धति सर्वथा उपयुक्त है? तो निर्गमन पद्धति है। विकल्प बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आगे है, शोध प्रविधि शोध कार्य का तकनीकी पक्ष है जो शोध की प्रतिभा से जुड़कर शोध का अंतर्वित तत्व बन जाता है। वास्तव में शोध प्रविधि कोई बाहरी या विजातीय तत्व नहीं है, वरन वह वर्षों के शोध अनुभव और मानक शोध प्रबंधों के भीतर से ही विकसित हुआ है। कैसा कथन है? ये जो पूरी पंक्ति दे दी गई है, लाइन दे दी गई है, पूछा गया है कैसा कथन है? तो निर्विवादित कथन है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैसे भी शोध विषय के निर्धारण में शोध का क्षेत्र जितना सुनिर्धारित होगा तथा शोध दृष्टि उतनी स्पष्ट और सुनिर्धारित होगी, शोध विषय उतना ही स्पष्ट सुग्राह्य होगा। यह कथन शोध के किस पक्ष को उद्घाटित करता है? तो ये शोध दृष्टि को करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह एक क्रिया भी है और कार्य भी, इसके भी प्रत्येक कार्य या निर्मित के समान 2 कारण हैं, निर्मित कारण और उपादान कारण। शोध का निर्मित कारण है शोधक और शोध का उपादान कारक है शोध विषय। यह कथन किसके बारे में है? तो ये इन 4 विकल्प में से शोध के बारे में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यसत केणानु संतते साधर्म वेद नेत्रा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है मनुस्मृति में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विषय का अनवरत चिंतन, तत्व संबंधी सामग्री का अन्वेषण तथा निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों की छानबीन और उपयोगी तथ्यों का संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, उनके आधार पर तत्वों, निष्कर्षों, सिद्धांतों की तर्क संगत प्रस्थापना एवं शोध प्रबंध के रूप में इन समस्त प्रयत्नों का सुस्पष्ट शैली में विवेचन होता है। यह कथन किस विद्वान की पुस्तक से लिया गया है?
तो डॉक्टर उदय भानु सिंह की पुस्तक से लिया गया है। देखिए कोटेशन पूछी जाने लगी है, देखिए कि किसकी है ये कोटेशन। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के स्वरूप के विषय में प्रमुख रूप से यह प्रश्न उठाया जाता है कि अनुसंधान विज्ञान है, कला है या शासन। आप क्या मानते हैं इन चार विकल्प में से? तो विज्ञान और कला दोनों को ही मानते हैं। अनुसंधान के स्वरूप में अनुसंधान विज्ञान और कला दोनों ही है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में कौन सा प्रकार मान्य नहीं है? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वन्यात्मक सामाजिक अनुसंधान, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तिवार द लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की रचना नहीं है पूछा है, तो भाषा भूषण नहीं है, क्योंकि भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के किन तत्वों को मान्यता दी गई है? तो वस्तु, नेता और रस। विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पूछा है। एक उपमेय के लिए जहां अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मालोपमा अलंकार होता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने किस पात्र को हिंदी साहित्य का अमर पात्र बना दिया? तो लहना सिंह को बना दिया। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले इतिहास विद्वान कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये विभत्स रस का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा हिंदी के किस कवि को माना गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी, तो ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं बाल गंगाधर खेर। तो यहाँ पे एक प्रश्न है जिसमें अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत की रचना, इस प्रश्न में थोड़ा सा संदेह मुझे लग रहा है, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से यही आंसर की जारी की गई थी। इसमें मुझे इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त लगता है। तो आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। तो ये प्रश्न तो हो गया, बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थल क्या है? तो सूरदास का जन्म स्थल है सीही। विकल्प बी सही उत्तर होगा। देखिए कितनी टाइपिंग मिस्टेक हुई पड़ी है। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोग है लगी कवित बनावत मोहित तो मोरे कवित बनावत किस कवि ने कहा है? तो घनानंद ने कहा है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो ये जगदीश गुप्त हैं नई कविता के। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ये ब्रज भाषा है। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे पर किस रचना का अत्यधिक प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती का प्रभाव है अत्यधिक। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है,
इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बोधा जी हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के रचनाकार किन्हें माना जाता है? तो श्री राम शर्मा को माना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? सदल मिश्र जी द्वारा लिखित रचना का नाम है नासिके तोपाख्यान। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाटक में भूत या भविष्य की घटना की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? तो विष्कंभक कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बदम सिंह शर्मा ने कहा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस के सॉल्व प्रश्न पत्र जो 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। इग्नू यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें आपके इस प्रश्न पत्र से थोड़ी बहुत तो हेल्प जरूर मिली होगी, क्योंकि शोध से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने 2018, 19, 20 के भी प्रश्न पत्र करवाए हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी के सिलेबस, सीट और इसके आधे से ज़्यादा मैंने सिलेबस अपने चैनल पे करवा रखा है, जिसमें मॉक टेस्ट है और कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसमें आप देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।